हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी गई कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपके साथ कोई भी अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना मुझे महाराष्ट्र से संजना जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको संजना जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम संजना है। ये घटना मेरे घर में सन 2009 में घटी थी। बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी ये। इस घटना में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि शायद उनकी मौत भी हो जाए, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद था इसलिए वो बच गई। दरअसल पहले मेरी मम्मी की आदत थी कि वो खाना खाने के बाद अक्सर शाम को टहलने जाया करती थी। उनके साथ पापा भी जाया करते थे। तब मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तो मैं घर पे अपने दादा दादी के पास ही रहती थी और वो लोग खाना खा के पास में ही वॉक करने के लिए जाते थे। अभी हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उस वक्त नहीं रहते थे। वो एरिया थोड़ा गांव वाला एरिया था जहाँ पे दूर दूर तक मार्केट नहीं थी। मार्केट जाने के लिए भी हमें करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तब जाके कोई सामान मिलता था। इसलिए पापा महीने भर का राशन एक ही बार में लेकर चले आ जाते थे। वहाँ पर हमारा खुद का घर था, लेकिन फिर पापा का प्रमोशन हुआ और मेरी पढ़ाई भी धीरे धीरे आने लगी, तो वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल ना होने की वजह से हमने वहाँ वाला घर बेच दिया। जहाँ पर अभी हम रहते हैं वहाँ चले आए। इस समय हमारे परिवार में मेरी दादी, मम्मी पापा और मैं हूँ। जब वो घटना घटी थी तब हमारे साथ हमारे दादाजी भी थे, लेकिन 2019 में उनकी भी मौत हो गई थी। हम लोगों ने उस घर को 2015 में छोड़ा था और फिर 2015 के बाद हम लोग यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए थे। अब जो घटना घटी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी पापा अक्सर शाम को टहलने जाया करते थे। उस दिन पापा को ऑफिस से घर आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था, तो उन्होंने मम्मी से कहा कि तुम खाना खा के सो जाना और मेरा खाना बाहर निकाल के रख देना, मैं आऊँगा तो खा लूँगा और तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पापा ने ये बात मम्मी को ऑफिस जाने से पहले ही बता दी थी। रोज़ के रूटीन को फॉलो करते हुए मम्मी ने शाम के करीबन 8 या 9 बजे तक खाना बना दिया था। उसके बाद वो खाना खा के टहलने के लिए चली गई थी। मैं भी उस वक्त सो गई थी। मम्मी अकेले टहलने के लिए गई थी। हालांकि उनको अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनकी आदत थी इसलिए वो वहाँ पर अकेले टहलने के लिए चली गई। वो जिस रास्ते पर टहलने के लिए जाती थी वहीं पे ही दोबारा गई। नॉर्मली जहाँ तक वो टहलने के लिए जाती थी वहाँ से जब वापस दोबारा लौट के घूमते हुए आई तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे से साइकिल पे एक आदमी और एक औरत कहीं पर जा रहे थे। वो आदमी और औरत एकदम मम्मी के बगल से साइकिल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चला के निकले। आदमी साइकिल चला रहा था और औरत उसके पीछे घूंघट लगा के बैठी हुई थी। मम्मी ने बताया था कि उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी थी और वो आदमी जो कि साइकिल चला रहा था उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसका मुंह ढका हुआ था। मम्मी उन लोग को देख नहीं पाई, शायद वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में कहीं जा रहा था। मम्मी के बस थोड़ा सा आगे निकलते ही उस औरत ने अपनी साइकिल से एक पोटली नीचे गिरा दी। मम्मी को लगा कि शायद वो पोटली उनके हाथ से छूट गई है। मम्मी ने उन्हें चिल्ला के रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं और वो आदमी साइकिल चलाते हुए अंधेरे में ही जाके गायब हो गया। शाम हो रही थी, घर से ज़्यादा दूर नहीं थी वो, करीबन 600-700 मीटर दूर ही थी। जब वो औरत और आदमी गायब हो गए तो मम्मी चलते हुए उस पोटली के पास गई जहाँ पर वो नीचे गिरी हुई थी। जब उन्होंने उस पोटली को देखा तो वो हरे रंग के कपड़े में थी। उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, शायद कुछ ज़रूरी सामान हो, इसलिए मम्मी ने उस पोटली को उठा लिया। हालांकि उन्हें खोल के देखना नहीं चाहिए था, लेकिन उनके हाथ में उठाते ही वो पोटली अपने आप ढीली हो गई और खुल गई। जब उन्होंने उस पोटली के अंदर देखा तो वो देख के हैरान हो गई। उसके अंदर एक लोहे का लोटा था जिसमें थोड़ा सा चावल, एक नारियल जिसमें कीली गड़ी हुई थी और एक लड़की की फोटो थी। मम्मी ने जैसे ही उसे देखा
उन्होंने उसे अपने हाथ से नीचे फेंक दिया और उन्होंने उसको इतनी जोर से फेंका कि जो नारियल जिसमें कीलें गड़ी हुई थी उसका पानी हल्का फुल्का मम्मी के ऊपर आके गिर गया। जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें देखी वो बहुत ज्यादा डर गई थी और फिर वो भागते हुए घर की तरफ आने लगी। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उनको ये पता चल गया था कि उसमें किसी तरीके का कोई काला जादू किया गया है और उसे वहीं पर फेंका गया है, ना कि भूला गया है। ये सब उन दोनों औरत और आदमी ने जान के किया था। हालांकि वो लोग अब गायब हो चुके थे। मम्मी चुपचाप घर पर आई और घर के अंदर आने से पहले उन्होंने दादा और दादी को आवाज भी दी थी, लेकिन उन लोगों ने आवाज नहीं सुनी क्योंकि वो दोनों लोग सो गए थे। मैं भी उस वक्त छोटी थी तो मैं दादा दादी के पास भी सो रही थी, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद मम्मी को मजबूरन घर के अंदर खुद ब खुद आना पड़ा। फिर उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं है। घटना तब शुरू हुई जब रात के करीबन 12 बजे पापा वापस घर लौट कर आए। उन्होंने दरवाजे को देखा तो वो खुला हुआ था। जब उन्होंने दरवाजे को खुला देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो तुरंत चिल्लाने लगे और मम्मी और दादा दादी को आवाज देने लगे। उन्होंने 2-3 बार उन्हें चिल्लाकर बुलाया, लेकिन किसी की कोई भी आवाज नहीं आई। मैं भी सो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उसी टेबल पर जहां पर मम्मी ने पापा के लिए खाना निकाल के रखा हुआ था, मम्मी वहीं पर ही बैठी हुई थी और पापा को ही घूर के देख रही थी। पापा ने बताया था कि उस वक्त मम्मी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उन्होंने अपने बालों को पूरी तरीके से खोला हुआ था, आंखें काफी ज्यादा लाल थीं, किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, पर चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई थी और सामने उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जिस तरफ से पापा आए थे। पापा उनकी नजरों के सामने से जब हटे, वो तब भी उसी तरफ ही देख रही थी। पापा ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे उनके पास गए और उनको बुलाने लगे। उन्होंने उनका कंधा छुआ। जैसे ही पापा ने मम्मी का कंधा छुआ, मम्मी घूर के उनकी तरफ देखने लगी और उन्होंने पापा के हाथ को पकड़ के तुरंत मोड़ दिया। अचानक से उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी, पापा को भी समझ में नहीं आया। उस वक्त मम्मी काफी ज्यादा दुबली थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पापा के हाथ को मोड़ दें, क्योंकि उस समय पापा काफी ज्यादा हट्टे कट्टे थे। चाह के भी पापा अपने हाथ को मम्मी से नहीं छुड़ा पा रहे थे। उन्होंने इतना कस के पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उनकी पकड़ और मजबूत होती गई और मम्मी ने अपने नाखून पापा के हाथ में चुभा दिए, जिसकी वजह से उनके हाथ से खून निकलने लगा। अचानक से उनके इतने बड़े नाखून कैसे हो गए, ये भी पापा को समझ में नहीं आ रहा था। पापा अपना हाथ उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मम्मी उनकी तरफ देखते हुए अपने दांत को जोर से पीसने लगी और बहुत ज्यादा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उनकी आंखें पूरी पलट गई थी, पुतलियां सिकुड़ गई थी और हाथ पैर पूरी तरीके से अकड़ गए थे, लेकिन अभी भी उन्होंने पापा के हाथ को उसी मजबूती से पकड़ रखा था। उनका मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ था, लेकिन गले में से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी। पापा ने मम्मी को उठाने की कोशिश की और उनके मुंह पे पानी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही थी। और ये सब करते हुए भी मम्मी ने पापा के हाथ को पकड़ रखा था। पूरा खाना जो कि उन्होंने पापा के लिए टेबल पर निकाल के रखा हुआ था, वो भी पूरा जमीन पर गिर गया था। बर्तनों के गिरने की आवाज इतनी ज्यादा जोर से थी कि दादी दादा की आंख खुल गई और वो लोग तुरंत नीचे आए। उन्होंने जो दृश्य देखा वो देख के वो लोग एकदम हैरान हो गए थे। जब तक दादी दादा नीचे मम्मी पापा के पास आए, तब तक मम्मी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और वो मुंह से अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उन्होंने अपनी जबान को मुंह से बहुत ज्यादा बाहर निकाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ चुका है। मम्मी को चोट न लग जाए इसलिए पापा उतनी ताकत नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब उनको थोड़ी गुस्सा आ गई थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मजबूरन उन्होंने दूसरे हाथ से मम्मी को पकड़ा और उठा के जमीन पर बैठा दिया। जमीन पर बैठने के बाद भी मम्मी काफी ज्यादा बुरी तरीके से चिल्लाने लगी और हाथ पैरों को पटक रही थी। उनके गले से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे वो नहीं बोल रही हो। 2 लोगों की आवाज एक साथ सुनाई दे रही थी, जो कि पापा को कह रही थी कि मुझे छोड़ो छोड़ो वरना मैं इसे मार दूंगी। ये सारी चीजें दादा दादी ने भी सुनी। दादी फौरन भागते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गोदी में लिया और दादा से कहा कि बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। दादा दादी और पापा ये समझ गए थे कि मम्मी के ऊपर किसी तरीके का कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, जो कि उन्हें धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहा है। दादाजी ने पापा से कहा कि मम्मी को तुरंत पकड़ के भगवान वाले कमरे में ले आओ, जहां पर वो लोग अक्सर बैठ के पूजा किया करते थे। मेरे दादाजी पूजा पाठ
और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्होंने तुरंत मम्मी को उसी कमरे में बैठा दिया जहाँ पर दादाजी पूजा करते थे, और दादाजी अपने हाथ से जो कुछ भी टीका वगैरह लगाते थे वो सब उन्होंने मम्मी के माथे पर लगाया और थोड़ा सा गंगा जल भी उनके ऊपर छिड़का। उन्होंने वो सारी विधियाँ की जो कि वो उस वक्त कर सकते थे। हालांकि ये सब करने के बाद मम्मी कुछ देर के लिए शांत हो गई थी। मेरे दादाजी कोई तांत्रिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल गया था कि इस वक्त क्या करना चाहिए। मम्मी के शांत हो जाने के बाद पापा ने मम्मी को एक कमरे में बंद कर दिया, और फिर पापा जो भी उनके पड़ोसी थे उस वक्त के, उन सबको बुलाया और उनसे मदद मांगी और मम्मी की परिस्थिति के बारे में बताया। उनमें से किसी एक ने पापा को ये बताया कि कुछ ही दूरी पर एक पंडित जी रहते हैं जो कि इन सब तंत्र विद्याओं में थोड़ा बहुत चीज़ें जानते हैं, हमें उन्हें बुलाना चाहिए, उनकी मदद से शायद मम्मी ठीक हो सकती हैं। दरवाज़ा अभी भी बंद था। मम्मी अंदर से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही थी और उनके चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और बाहर तक आ रही थी। दादी ने बताया था कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि अक्सर बच्चों को आभास हो जाता है जब भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ उनके पास होती हैं। उन पंडित जी को बुला के लाया गया। जब वो पंडित जी घर के अंदर आए तो उनके पैर रखने से ही उन्हें पता चल गया कि घर के अंदर कोई काली शक्ति प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने तुरंत पापा से कहा कि घर के अंदर से कोई भी अनाज लेकर आओ और फिर वो अनाज को अपनी मुट्ठी में ही बंद रखना। पापा किचन में जाके आटे के कंटेनर से एक मुट्ठी आटा लेकर आए और उन पंडित जी ने पापा की मुट्ठी पे कोई अजीब सा मंत्र बोल के फूंक दिया और उन्होंने कहा कि उस मुट्ठी को बंद करे रहना। पंडित जी ने बोला कि जिस कमरे में मम्मी बंद है हम उस कमरे में चलेंगे, दरवाजे को तुम खोलना और दरवाजे के खुलते ही इस मुट्ठी में जो आटा है तुम उस आटे को मम्मी के ऊपर छिड़क देना, तब वो शांत हो जाएगी। पापा ने जैसे ही दरवाजे को खोला वो देखकर हैरान हो गए। मम्मी कमरे के दीवार पे चल रही थी। जब उन्होंने ये चीज़ देखा तो वो एकदम हैरान हो गए थे। उनके पैर दीवार से चिपके हुए थे और वो ऊपर चलने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही पापा बहुत ज़्यादा डर गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे और दीवार के ऊपर चढ़ते वक्त मम्मी ने पापा की तरफ देखा। तब पापा ने मम्मी की आंखें देखी जो कि पूरी तरीके से पत्थर में बदल गई थी, सफ़ेद पत्थर, और चिल्ला रही थी। पंडित जी ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस आटे को तुम मम्मी के ऊपर फेंको। जैसे ही पापा ने उस आटे को मम्मी की तरफ फेंका वो तुरंत दीवार से नीचे ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। पंडित जी ने बोला कि मम्मी के हाथ पैरों को सीधा करो। उसके बाद उन्होंने अपने मन से कोई तंत्र मंत्र बोला और उन्होंने कहा कि घर के अंदर से कोई नारियल या कोई ऐसी वस्तु लेकर आओ जिसके अंदर पानी यानी कि रस हो। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था, तो पंडित जी ने फिर घर के अंदर से नींबू मंगाया। 5 नींबू उन्होंने मम्मी के चारों तरफ रख दिए। हर नींबू में एक कील को गाड़ दिया और सारे मंत्र बोलने लगे। उन्होंने तभी एक काले रंग का कपड़ा मंगाया जो कि वहीं पर ही घर पे मौजूद था। उन्होंने उस नींबू को मम्मी के ऊपर से उतारा और उसी कील के साथ उस नींबू को काले कपड़े में डाल दिया और उस काले कपड़े को मम्मी के ऊपर से घुमाया और पापा से बोला कि इस पोटली को तुम जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक कर आओ, हो सके तो उसको दफना भी देना। पापा ने वही किया। घर से काफ़ी दूर पापा अंधेरे में उस पोटली को लेकर जा रहे थे। पापा ने यह बताया था कि जब उस पोटली को लेकर दफनाने और फेंकने जा रहे थे तो उनके हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनको पीछे से बुला रहा है और रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पंडित जी ने यह चीज़ पहले ही पापा को बता दी थी कि कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे या बुलाए तुम पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना, बस आगे की तरफ देखते रहना और चुपचाप ऊपर वाले का नाम लेते रहना। वही किया। जितनी दूर हो सके पापा उतनी दूर गए। एक जंगल था, वहां पे पापा ने उसी पोटली को फेंक दिया और तुरंत आंखें बंद करके पीछे की तरफ घूमते हुए घर वापस आ गए। जब वो घर पे वापस आए भीड़ अभी भी उतनी लगी हुई थी। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बुखार की वजह से उनका शरीर तप रहा था, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। पंडित जी, घर के बाकी सदस्य और बगल के मोहल्ले वाले भी वहीं पर ही मौजूद थे। पंडित जी ने बोला कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक काली आत्मा थी जिसको किसी ने बंधित बना के रास्ते में फेंका होगा। शायद तुम्हारी बीवी ने उस चीज़ को छू लिया होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो आत्मा तुम्हारी बीवी के अंदर प्रवेश कर गई है। इन सब चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। फिलहाल अब मैंने उस आत्मा को तुम्हारी बीवी के शरीर से दूर कर दिया है। इसकी तबीयत कुछ दिनों तक खराब रहेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी जो कि शायद इसका शरीर झेल नहीं पाया। तुम परेशान मत होना।
डॉक्टर को दिखा देना और ऊपर वाले का नाम लेते रहना। मैं भी इनके नाम से पूजा करता रहूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सके तो घर के सदस्य को कुछ दिनों तक इनसे दूर रखना, खास करके बच्चों को। इसी कमरे में कुछ दिनों तक इनको रहने देना। और फिर धीरे धीरे वही सब चीजें की गई जो कि पंडित जी ने पापा को बताई थी। मम्मी की हालत थोड़ी खराब थी और पापा ने यह भी बताया था कि उनके बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मम्मी बचेंगी नहीं, लेकिन ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद था कि मम्मी बच गई। वो जो काली विधि जिस औरत और आदमी ने की थी और उस रोड पर फेंका था, वो सिर्फ मम्मी को फंसाने के लिए फेंका था। जब मम्मी की तबीयत ठीक हुई और वो थोड़ा बहुत होश में आई तो उन्होंने ये सारी चीजें पापा को और सबको बताई। उस घटना के बाद से पापा ने कभी भी मम्मी को अकेले बाहर टहलने के लिए नहीं भेजा। हालांकि उन्होंने कम भी कर दिया और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। इसके बारे में उन्होंने सबको बताया था और ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं जो कि मुझे प्रफुल्ल जी ने भेजी है। प्रफुल्ल जी ने पहले भी एक घटना मुझे इस चैनल पर भेजी है और अब जो आगे की घटना है वो मैं आपको प्रफुल्ल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हॉरर वाइब्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रफुल्ल है। करीबन 1 साल पहले मैंने हॉरर वाइब्स के माध्यम से एक घटना शेयर की थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। मैं एक और घटना लेकर आया हूं और ये घटना मेरे एक मित्र के साथ घटी थी जिसका नाम अमित था। और अब आगे की घटना मैं आपको अमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अमित है। ये घटना 2015 की है जो कि मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी थी। हम सब लोगों की एज लगभग सेम ही थी। हम सब लोग 15 वर्ष के थे। हम सब लोग एक बार मेले से घर की तरफ लौट रहे थे। जहां पर हमारा गांव था वहीं से कुछ ही गांव छोड़ के वहां पर मेला लगा हुआ था। हम सब दोस्त लोग साथ में ही घूमने गए थे। जहां पर वो मेला लगा हुआ था उस मेले में जाने के लिए हमें 2-3 गांव के बीच से गुजरना पड़ता है और हर गांव के बीच में एक बगीचा पड़ता है। हमें उन्हीं बगीचों में से होके जाना पड़ता था। मेले का वक्त था तो बगीचे में काफी ज्यादा चहल पहल थी। हर बगीचों में हमें कोई ना कोई मिल जा रहा था जिनसे हम बात करते हुए मेले की तरफ जा रहे थे और बहुत लोग मेले से अपने घर की तरफ भी लौट रहे थे। हम सब लोग मेले पर गए और हमने खूब मजे किए। लौटते समय हमें थोड़ा बहुत देर भी हो गई थी। उस वक्त शाम के करीबन 8 बज रहे थे। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मृदुल था। उसने हमसे कहा कि इस वक्त 8 बज चुके हैं, हमें अब घर वापस लौटना चाहिए। पहुंचते हुए हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा वैसे ही लग जाएगा। रात भी काफी ज्यादा हो गई है। उस वक्त हमारे पास कोई साइकिल वगैरह भी नहीं थी और हम लोग पैदल ही जाया करते थे। हम सब लोगों ने अपने घर से टॉर्च भी ले ली थी क्योंकि हमें पता था कि रात में लौटते समय हमें देरी हो जाएगी। धीरे धीरे करके हम लोग अपने घर की तरफ जाने लगे। हमने पहले के 3 गांव तो पार कर लिए और उन गांव में होते हुए बगीचों को भी पार करते हुए आए। जब हम चौथे गांव में पहुंचे तो वहां पर एकदम सन्नाटा था। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। मुझे लग रहा था कि उस गांव में सारे लोग सो गए थे। मैं अपने दोस्तों से बोल रहा था कि इतनी शांति पहली बार रात में किसी गांव में मैंने देखी है, वरना अक्सर कुत्तों के भौंकने की आवाज या फिर सोते वक्त किसी के खांसने की आवाज, हल्का फुल्का कोई ना कोई बात भी किया करता था। लेकिन इस बार उस गांव में एकदम शांति थी। फिर मृदुल ने हमसे बोला कि इस चीज पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हमें जल्दी घर पहुंचना है वरना माँ गुस्सा करेगी। फिर हम दोबारा अपने घर की तरफ जाने लगे। हम लोग उसी बगीचे में पहुंचे जो एकदम पहला बगीचा था, जो कि उस आखिरी गांव में पड़ता था। उस बगीचे में बहुत ही ज्यादा शांति थी। हालांकि हम लोगों ने उस वक्त उसकी शांति पर इतना ध्यान नहीं दिया। हम सब लोग बात करते हुए उसी बगीचे से गुजर रहे थे और काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे और ठहाके भी लगा रहे थे और हम लोगों की आवाज उस पूरे बगीचे में बहुत ही तेज गूंज रही थी। वो बगीचा काफी ज्यादा बड़ा था। ज्यादातर आम के और बरगद के पेड़ उसमें थे। बहुत पुराने बरगद के पेड़ जिनकी लताएं उस बड़े से बरगद के पेड़ से लटकते हुए जमीन पर गिरी हुई थी। इतने बड़े बरगद के पेड़ हमने पहले नहीं देखे थे। हम सब लोग उसी को ही देख रहे थे। हालांकि अंधेरे में हमारा उस तरफ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हमारा एक दोस्त था जिसका नाम आलोक था। वो भाग के उन्हीं बरगद के पेड़ के ऊपर चला गया और उनकी एक लता पकड़ के झूलने लगा। हम सब लोगों ने उसे मना किया
हमने कहा रात में ये सब नहीं करते हैं, पेड़ पौधे रात में सोते हैं, हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, चुपचाप जल्दी घर चलो। इतना बोलते ही मृदुल आलोक के ऊपर चिल्लाने लगा कि ये क्या बचपना है, हमें घर जल्दी पहुंचना है, तुम्हें साथ में आना हो तो आओ, वरना हम लोग जा रहे हैं। मृदुल आलोक पे गुस्सा कर रहा था। हालांकि देर तो हम लोग को हो रहा था, लेकिन हम लोग मृदुल से कह रहे थे कि तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और फिर हमने आलोक से दोबारा चलने के लिए बोला। तभी आलोक तुरंत हमारे ऊपर चिल्लाने लगा और वो बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा था। वो पेड़ की लताओं को पकड़ के झूल रहा था और उन पे उल्टा लटका हुआ था। वो ऐसी अजीब सी हरकतें अचानक से क्यों करने लगा, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने दोबारा आलोक से बोला कि आलोक, काफी वक्त हो रहा है, ये सब हरकतें मत करो। फिर वो हमारे ऊपर चिल्लाने लगा और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाया, और वो आलोक की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी औरत की आवाज थी। आलोक की आवाज एकदम पतली हो गई थी। आज से पहले हमने कभी भी उसको इस तरह हरकत करते हुए नहीं देखा। वो इतनी तेजी से उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा जैसे ये उसके लिए बहुत ही आम बात हो, और ऊपर लटका हुआ था। हमने तब आलोक को देखा, उसके पैर अजीब से हो गए थे और वो उल्टा लटके हुए हमसे बोल रहा था कि हम लोग वहां से चले जाएं, वरना वो हम लोग को मार देगा। वो उसी बरगद के पेड़ की एक मोटी सी टहनी तोड़ के हमारी तरफ फेंकने लगा, और हम लोग उसकी इस हरकत पे बहुत ज्यादा नाराज हुए, और हम लोग बहुत ज्यादा अचंभित भी थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हम में से हमारा एक दोस्त, जिसका नाम प्रतीक था, उसने बोला कि इसके ऊपर किसी भूत का साया हो गया है, या इसके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना ये हमें मार डालेगा। मैंने उससे बोला कि हम आलोक को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसने बोला कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद वापस चला आएगा। दिन होते ही ये आत्मा इस पेड़ के ऊपर वापस चली जाएगी और आलोक बच जाएगा। हालांकि वो ऐसे कैसे बोला था हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हम चारों लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और आपस में यही सब बातें कर रहे थे। ये सब बातें करने के दौरान ही आलोक दोबारा पेड़ से नीचे कूद गया। वो इतनी ऊंचाई से नीचे कूदा कि हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उसको एक खरोच तक नहीं आई और वो हमारे पीछे भागने लगा। हम चारों लोग इतना डर गए थे कि हम लोग घर की तरफ भागने लगे। आलोक हमारे पीछे ही था। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को आलोक के मुंह पर खींच के मारा। वो टॉर्च काफी ज्यादा भारी थी, स्टील की, और वो टॉर्च उसके मुंह पर लगी भी, जिसकी वजह से आलोक वहीं पर नीचे गिर गया और वो वहीं पर ही लेट गया, और हम लोग उस बगीचे के बाहर भागने लगे। उसके बाद भागते भागते हम लोग अपने घर पहुंचे और अपने गांव में सारी चीजें अपने घर वालों को बताई, और आलोक के घर में भी वो सारी चीजें बताई। तभी आलोक के घर वाले और हमारे परिवार के कुछ सदस्य उसी जगह दोबारा गए जहां पर हमने आलोक को छोड़ा था। हालांकि हमें डर बहुत लग रहा था, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना था। जब हम लोग उस जगह पर पहुंचे तो आलोक वहां पर नहीं था। हालांकि मृदुल की फेंकी हुई टॉर्च वहीं पर ही पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैंने उसके घर वालों को बताया कि वो उसी बरगद के पेड़ के पास ही होगा, हमें वहां पर चल के देखना चाहिए। हम लोग उस वक्त करीबन 15-20 लोग थे। जब वहां पर जाके हमने देखा तो आलोक उसी बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसके हाथ पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बार बार उसी बरगद के पेड़ पे चढ़ के नीचे कूदा हो, या फिर जो भी आत्मा उसके अंदर घुसी थी उसने उसे मारने की कोशिश की हो। हम लोग उसी वक्त आलोक को लेके गांव वापस आए और पुजारी जी को भी बुलाया गया, और साथ में गांव के वैद्य को भी, जो कि उस वक्त जल्दी से हमारे पास आ गए थे। वैद्य जी ने जब उसके पैरों को देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, जिन पे उन्होंने मरहम लगाया। और जब पुजारी जी ने ढंग से उसको देखा तब उन्होंने बताया कि इसकी नजर उतारनी पड़ेगी, इसके ऊपर बरगद के पेड़ का भूत चढ़ गया है, जो कि शायद उसी बरगद के पेड़ के पास रहता हो। फिर उसी वक्त पुजारी जी ने उसकी नजर उतारी, वो सारी विधियां की जो कि उस भूत को उससे दूर रख सकते थे। उसके बाद हम लोग घर चले गए और आलोक से हम करीबन 1 महीने तक नहीं मिले। 1 महीने बाद जब आलोक हमसे मिला तो वो हमसे नॉर्मली वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कि वो पहले करता था, लेकिन हम 4 दोस्तों में अक्सर उसकी पीठ पीछे यही बातें होती थी कि शायद वो भूत अभी भी उसके ऊपर चढ़ा हो। और ये घटना जो कि हमारे साथ घटी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस घटना के बाद हम लोग कभी भी रात में बाहर नहीं निकले, और वो बरगद का पेड़ आज भी हमारे गांव में वहीं पर ही है, लेकिन हम लोग उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो आत्मा शायद आज भी उसी बरगद के पेड़ पर है।
तो दोस्तों ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।